अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। सो आज हम जो है पीपीएससी प्रिपरेशन में एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की ब्रांच। इलेक्ट्रो का वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करें कि केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेट करती है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ होगा। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें तो ये इंटर कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी की। मींस अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, लिखना चाहें तो यूँ है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच दैट डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे इंटर कन्वर्जन वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एंड ये दोनों जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर ही स्टडी की जाएंगी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस होता है। कैथोड एनोड यूज़ करते हैं, सोल्यूशन यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, कुछ भी ये पूरे का पूरा फिनोमेना सेल्स में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। तो दो तरह के सेल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। अब हम इन दोनों को डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले जो है इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट सेल। इसको ध्यान से समझना है। ये एक कंप्लीट सेल पे कंसिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि एक ही बीकर होना है, उसी बीकर में सोल्यूशन लेनी है, उसी बीकर में इलेक्ट्रोड लेने हैं, कैथोड एनोड, और उन दोनों को बैटरी से अटैच कर देना है। यानी सब कुछ एक ही सेल में होना है, एक ही बीकर में होना है। सब कुछ रख के वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगा। ठीक है, दोबारा हमने क्या किया है कि एक ही सेल में सब कुछ एक ही कंप्लीट सेल बनाया है, एक ही बीकर में सोल्यूशन लिया है, उसी में कैथोड लिया है, उसी में एनोड लिया है, उसी में उनको जो है बैटरी के साथ अटैच कर दिया, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अभी मैंने कहा कि हमने एक ही सेल लेके उसमें सोल्यूशन लेके दोनों कैथोड एनोड जो है वो रख के उनको बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसका तो ज़ाहिरी बात है कि मतलब यही है कि हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है। तो जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड की है, उसने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता है ये फंक्शन। इसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और कैथोड, इसमें एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज ही होता है। नेक्स्ट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद ना हो। अब उस बात को फिर से रिकॉल करें जो मैंने आपको पहले बताई है कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड्स होने हैं उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। बैटरी के साथ कनेक्ट किया मतलब हम एक्सटर्नली एनर्जी दे रहे हैं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद नहीं होता, एनर्जी दे के फिर रिएक्शन होता है। फ्री आयंस मस्ट बी प्रेजेंट, जो सोल्यूशन है उसमें फ्री आयंस होंगे, क्योंकि जब उनकी मूवमेंट होगी तभी पूरा जो है प्रोसेस वो कैरी आउट हो पाएगा। तो फ्री आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो है हम अप्लाई करते हैं बैटरी से, और देन के टाइम्स फिर जो भी उसमें हमने कहा ना फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे जो भी सोल्यूशन में, उनमें से जो पॉजिटिव यानी के टाइम्स होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, यानी कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही बैटरी से करंट सप्लाई किया, आयंस प्रोड्यूस हुए फ्री आयंस, उसमें से जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट जो लिखा है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल पे भी अप्लाई होता है। ये पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम आएगा कि ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगी, रिडक्शन कैथोड पे ही होगी।
इसको हम यूं भी याद कर सकते हैं, RED रेड एंड CAT कैट, रेड कैट, यानी रिडक्शन जो है वो कैथोड पे ही होगी। जब एक याद हो गया ऑब्वियसली दूसरा तो फिर हमें आ ही जाएगा, तो इसको आपको मेमोराइज करने का तरीका बताया है। तो ये पॉइंट दोनों में आना है और आपने इसको ऐसे ही मेमोराइज करना है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वो दो हैं, डाउन सेल भी है, नेल्सन सेल भी है। डाउन सेल जिसमें हम सोडियम मेटल की प्रिपरेशन करते हैं, और नेल्सन जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं सोडियम क्लोराइड की, जो कि साथ हाइड्रोजन और क्लोराइड गैसेस जो हैं, क्लोरीन गैसेस जो हैं, वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी प्रोड्यूस कर देता है। तो ये नेल्सन सेल और डाउन सेल ये दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की एग्जांपल हैं। मतलब दोनों में क्या होता होगा, दोनों में ही एक ही सेल होता होगा, उसमें ही हम क्या करते होंगे, इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड डिप कर दिया, उसी में सोल्यूशन ले ली। नेल्सन के केस में एक्वस NaCl सोल्यूशन ले ली, डाउन सेल के केस में फ्यूज्ड NaCl यानी मोल्टन NaCl की सोल्यूशन ले ली, दोनों में कैथोड एनोड लगा दिया और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो हमने जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है दोनों में वो प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट है कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, अभी डाउन सेल पढ़ा, उसमें सोडियम मेटल की प्रोडक्शन होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल में जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो करवा के हम इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की अगर हम करें इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारे पास आयरन कैथोड होता है, ग्रेफाइट उसमें एनोड होता है, और ये डाउन सेल में होती है, और ये इसका पहली इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको फ्यूज्ड और एक्वस का अगर डिफरेंस समझा दूँ, तो एक्वस सोल्यूशन जो होनी है उसमें ही जाहिर बात है एक्वस आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि वाटर उसमें यूज़ होना है, फ्यूज्ड होना है या मोल्टन। फ्यूज्ड या मोल्टन से ये है जो एक्वस है उसमें वाटर होगा, जो फ्यूज्ड और मोल्टन है उसमें साल्ट का, यानी जो भी साल्ट, यहाँ पे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड है तो यानी सिर्फ सोडियम क्लोराइड की ही फ्यूज्ड यानी मोल्टन फॉर्म होगी, वाटर नहीं होगा। उसके आयंस वाटर के H पॉजिटिव OH नेगेटिव इसमें जो है वो नहीं होंगे, इसमें सोडियम के ही होंगे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये इसकी फ्यूज्ड फॉर्म है। तो डाउन सेल में हम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, जबकि नेल्सन सेल में हम एक्वस की करवाते हैं। ये भी मेमोराइज रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बात और कि जो सोडियम मेटल की प्रोडक्शन है उसमें ये वाली बात भी याद रखनी है कि आयरन कैथोड है और ग्रेफाइट एनोड है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा, वही नेल्सन सेल में, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करवाई, एक्वस की। अब आप वाज़ेह डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें हमारे पास टाइटेनियम एनोड होता है, मरकरी और स्टील कैथोड होता है, और ये जो है कास्टिक सोडा इसकी प्रोडक्शन नेल्सन सेल में तो कॉमनली पढ़ी गई हैं बुक्स में भी। इसके अलावा कैल्नर सेल, कास्टनर कैल्नर सेल और मरकरी सेल इसमें भी है, लेकिन इसकी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल जो है इतनी आपने नहीं पढ़ी होगी। बट ये याद रखिएगा कि इन सेल्स में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करवाई जा सकती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। तो आप लोगों ने बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ी है, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाना, जिसमें एक कैथोड के तौर पे एक्ट करता है, एक एनोड के तौर पे, और हमें रिफाइनिंग होकर प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यह यहाँ पर ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यही है कि कॉपर, Ag, सिल्वर, गोल्ड, एलुमिनियम, स्टेनस किसी की भी हम करवा सकते हैं, ये भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो मेटलर्जी। मेटलर्जी की डेफिनेशन ये है कि एक्सट्रैक्शन हमने करनी है मेटल्स की, मेटल्स को अलग करना है ओर्स से। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, किसी से कोई भी मेटल हो, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस हम यूज़ करके कर लेते हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल को हम इसकी और बाऑक्साइड जिसका फार्मूला है Al2O3.H2O, ये और है, इससे एल्यूमिनियम के मेटल को एक्सट्रैक्ट करे हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बाऑक्साइड, ये इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूज्ड क्रायोलाइट यानी Na3LF6 की प्रेजेंस में होता है, और इसको हाल बिरोल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल पे दूसरे मेटल की डिपोजिशन कर देना, ये भी हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस का इम्पोर्टेंस है इसमें भी, लाइक कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, निकल, ये सब कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करके हम परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैसेज की डिटर्मिनेशन करते हैं। नॉन मेटल्स, प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटल्स, जो कि हमने पढ़ा नेल्सन सेल में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रही हैं, इस तरीके से इनकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स हमने देख लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोरेट, वाइट लेड एंड पोटाशियम परमैंगनेट, इनकी भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे कि मैंने आपको कहा कि एक स्टेट हमारे पास होती है फ्यूज्ड या मोल्टन, एक होती है एक्वस। मतलब हमें कोई कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस या इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट की, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। जो फ्यूज्ड और मोल्टन है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस एज कंपेयर टू एक्वस के ईजी होती है, क्योंकि फ्यूज्ड और मोल्टन मैंने आपको पहले ही बताया ये एक ही साल्ट होगा, बस उसकी मोल्टन फॉर्म होगी। लाइक NaCl है तो उसकी मोल्टन फॉर्म है, तो लाइक उसमें सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे, तो एक कैथोड पे चला जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड पे जाएगा, जो नेगेटिव है वो एनोड पे जाएगा, हो गया बस। बाकी प्रोसेस मतलब कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस जब एक्वस की कराते हैं उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है कि उसमें वाटर के भी आयंस आ जाते हैं। अब सपोज हमारे पास NaCl और वाटर है, ब्राइन है, तो NaCl जो है उसमें Na पॉजिटिव भी है और अगर वाटर के भी आयंस देखें तो H पॉजिटिव भी है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव की तरफ जाएं तो Cl नेगेटिव भी है और हमारे पास OH नेगेटिव भी है। अब हमारे पास नेगेटिव भी दो आयंस हैं और पॉजिटिव भी दो आयंस। अब कौन कैथोड पे जाएगा डिस्चार्ज होगा, कौन एनोड पे जाएगा डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे आ जाता है कंपटीशन। उस कंपटीशन के लिए ये थ्योरी दी गई है, ओके, कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ आयन अट्रैक्ट करे, एक इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस हों, तो क्या हो, दैट आयन, वो वाला आयन डिस्चार्ज होगा विच रिक्वायर्स, जिसको कम एनर्जी लगेगी, या वो वाला आयन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन पे होगा। जैसे अगर हाइड्रोक्साइड है और हमारे पास कोई भी है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उस पर हम देखेंगे, उसमें जो हमारे पास उस सीरीज़ में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जो लोअर सीरीज़ में लो पोजीशन पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो जो भी दो आयंस है जिनके दरमियान कंपटीशन है, लाइक क्लोराइड के दरमियान और हाइड्रोक्साइड के दरमियान, तो उसमें से जिसको कम एनर्जी चाहिए होगी और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन पे आ रहा होगा, उसमें वो हमारे पास जो है वो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिस्चार्ज होगा। लाइक इन दोनों ने किस पे जाना था, एनोड पे। क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का कंपटीशन था, तो वो वाला जीतेगा जिसको कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो वाला जीतेगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन पे आ रहा होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसकी एग्जांपल है कि इसमें दो तरह के आयंस है, ये सारा मैंने अभी समझाया। तो इसमें से कौन कौन जाएगा, तो ये अब इस थ्योरी पे डिपेंड करता है, ये थ्योरी इसलिए दी गई। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एट विच द आयन इज डिस्चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, जिस पोटेंशियल से वो डिस्चार्ज होगा उसे डिस्चार्ज और डिपोजिशन पोटेंशियल DP कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। अब आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको स्टडी कर लिया है, अब उसके कंपैरिजन के साथ और उसको मेमोराइज करते हुए, रिकॉल करते हुए इसको देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी समझ आएगी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। वो किस पे कंसिस्ट करता था, एक ही सेल पे, ये 2 हाफ सेल पे कंसिस्ट करेगा। 2 हाफ सेल लाइक हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए वहाँ पे एक ही बीकर था, यहाँ पे 2 अलग अलग बीकर्स होंगे। मतलब एक बीकर होगा उसमें एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया जाएगा, दूसरे में दूसरा, ये पहला पॉइंट था। और विद साल्ट ब्रिज, और जो दोनों बीकर्स होंगे, लाइक यहाँ पे देखें ये दोनों बीकर, ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट होंगे। ओके, इन ईच हाफ सेल electrode is dipped into its corresponding solution electrolyte। अब ईच हाफ सेल में, ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, इन दोनों ने मिलके कंप्लीट सेल बनाया है। यहाँ पे अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो वो अपने, देखें जिंक अपने ही सोल्यूशन जिंक सल्फेट में डिप किया गया है, अगर कॉपर है तो वो अपने ही सोल्यूशन कॉपर सल्फेट में डिप किया गया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ईच हाफ सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन में डिप किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने एनर्जी दी थी, बैटरी लगाई थी ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब देखते ही समझ आ गई कि यहाँ पे हम एनर्जी खुद से प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। वहां पे प्रोसेस क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस। वहां पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव है, कैथोड पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये वाइस वर्सा है उसके।
और स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि हमने देख लिया ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, लेकिन हमने कहा कि कन्वर्ट कर देता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होता स्पॉन्टेनियस है खुद ब खुद, और होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। फिर जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक बल्ब जलाने के लिए, मोटर जलाने के लिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो ये हमने कोई इसको एनर्जी सर्किट बैटरी कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, इसने खुद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, और हमने एक बल्ब लगा के चेक किया है कि ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारा बल्ब लाइट अप हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसने प्रोड्यूस की वो हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट्स अ केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स नेचर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, ये बात रिपीट हो गई वही वाली। अब जो साल्ट ब्रिज है उसमें हम केमिकल्स लेते हैं, साल्ट लेते हैं, जैसे कि नाम से ही जाहिर है साल्ट ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल, दोनों चीज़ों को उसने कनेक्ट किया हुआ है। साल्ट मतलब उसमें साल्ट होता है कोई भी, KCl, K2SO4, NH4Cl, KNO3, NH4NO3, NH4 ट्वाइस SO4। बट ये है कि ये साल्ट सारे इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट मतलब रिएक्टिव ना हो, कि जो सोल्यूशंस हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको ख़राब ना करें। साल्ट ब्रिज का फंक्शन बस यही होता है कि अगर जो दो सेल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दो सेल हैं, अगर इधर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसको बढ़ने ना दे, दोनों को बैलेंस रखे, एक्यूमुलेशन ना होने दे। बस उसने यही करना है। दैट्स वाई ये इनर्ट साल्ट्स होने चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, और जो काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, डिज़ायर्ड जो है उसको वो वाइस वर्सा ना कर दें और ख़राब ना कर दें। इसकी एग्जाम्पल है डेनियल सेल, उसकी भी रिकॉल करें। उसकी थी हमारे पास नेल्सन सेल एंड डाउन सेल। अब इसकी वर्किंग को ध्यान से समझिएगा। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड लूसेस इलेक्ट्रॉन। अब हमने सारा सेटअप कर लिया है, आपको समझा दिया है। दो इलेक्ट्रोड्स थे, बीकर्स थे, उनको उनमें करेस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लेके अपने अपने इलेक्ट्रोड्स को उनमें डिप कर दिया गया, साल्ट ब्रिज लगा दी गई, और यहाँ पे उनको कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे बल्ब क्यों लगाया है, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, बल्ब लाइट अप हो रहा है, साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, सब आपको समझा दिया गया है। वर्किंग समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जब ध्यान से आप सुने कि वन ऑफ द इलेक्ट्रोड लूसेस इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अब हमें क्या पता कौन सा करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पहले ही बताया जा रहा है, बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज़ में आपने देखना है जो भी आप इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जिंक कॉपर है ना, तो जिंक कॉपर को देखना है कि जिंक और कॉपर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब दोनों को कंफ्यूज करने से बेहतर है आप एक चीज़ देख लें। सपोज रिडक्शन पोटेंशियल देख लें। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिड्यूस होने का पोटेंशियल, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, 0.34 वोल्ट होता है। जिंक का कम होता है, -0.76 वोल्ट होता है। इसका मतलब कॉपर की एबिलिटी ज़्यादा है गेन करने की, कॉपर गेन करेगा और जिंक लूज करेगा। चलो ये फैसला हो गया। उसके बाद है, अब इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन चार्ज सेपरेशन इज ऑब्जर्व्ड एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब होना क्या है इसको पहले ध्यान से देख लें। अब मैंने आपको बता दिया जिंक ने लूज करना है, जिंक इलेक्ट्रोड लूज करता जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो जिंक सल्फेट है वो हमारे पास आयंस में कन्वर्ट हो गया है, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। यहाँ पे भी जो कॉपर है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया है, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, ये तो हमारे पास जिंक मेटल है, पूरे का पूरा मेटल, और उस मेटल को हम इलेक्ट्रोड के तौर पे हमने लिया हुआ है, पीस ऑफ मेटल है। तो ये इसमें से जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव में। जो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है वो इस वायर के जरिए ट्रांसफर होके इधर जाते जा रहे हैं, और जो जिंक इस इलेक्ट्रोड पे है, मेटल पे है, वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो के बीकर में जाता जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट दूसरे बीकर में क्या हो रहा है उस तरफ जाते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए, इस बीकर में क्या है, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। Cu2 पॉजिटिव तो वैसे ही बैठा हुआ है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कॉपर से, वो इस आसरे पे बैठा है, इलेक्ट्रॉन आए और मैं फटाफट गेन करूं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर करके अपने इस मेटल के साथ, ये जो पीस ऑफ मेटल हमने कॉपर का रखा है जो इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसके साथ कंबाइन होता जा रहा है। समझ आ गई।
अब देखें जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जा रहा है क्या होगा, जिंक का जो है मोटाई कह लें वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये जिंक का सारा मेटल जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में जाता जा रहा है। और विद द पैसेज ऑफ द टाइम कॉपर की मोटाई, कॉपर की थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन में भी कॉपर वाला पार्ट है वो उसके साथ आके अटैच होता जा रहा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव आते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। यहाँ पे नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। कैसे कि कॉपर सारे यहाँ पे जाते जा रहे हैं और SO4 नेगेटिव जो है वो ही रहते जा रहे हैं। अब हो गई ना, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब आएगा साल्ट ब्रिज का फंक्शन। साल्ट ब्रिज में Na2 भी है, SO4, मतलब एक पॉजिटिव पार्ट भी है, साल्ट है ना पूरा, और नेगेटिव पार्ट भी है। पॉजिटिव वाला पार्ट जो है, नेगेटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, इसके साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल कर देगा। पॉजिटिव वाला पार्ट इधर जाएगा, इसके साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल इसको कर देगा। यूं उसने दोनों को इम्बैलेंस जो थे पॉजिटिव नेगेटिव, उन दोनों को बैलेंस कर दिया। कोई भी जो है चार्ज वो एक्यूमुलेट नहीं होने दिया। साल्ट ब्रिज ने भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। इसकी लेयर्स यहाँ पे लास्ट पे जो होती हैं पोरस होती हैं, मतलब ऊपर वाली चीज़, यानी ये साल्ट को अंदर आने देती हैं कुछ चीज़ों को, कुछ को रोक लेती है। लाइक मैंने पहले ही बताया कि इनर्ट है, डिस्टर्ब नहीं करता, बस अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ये साल्ट ब्रिज। प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन आइदर सेल, यही इसका फंक्शन है। तो ये था हमारा कंप्लीट गैल्वेनिक सेल और उसकी वर्किंग। अब गैल्वेनिक सेल की भी टाइप्स होती हैं, कंसंट्रेशन सेल, फ्यूल सेल, इसको ज़्यादा डिटेल से स्टडी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे। कंसंट्रेशन सेल नाम से ही जाहिर है टाइप किसकी, गैल्वेनिक सेल की, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 2 सेल होंगे, 2 ही सब कुछ होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे, 2 साल्ट ब्रिज सब कुछ होगा। लेकिन नाम से जाहिर हो रहा है कंसंट्रेशन सेल, इसका मतलब जो दोनों सेल्स हैं उसमें हम सेम ही सोल्यूशंस लेंगे, सेम ही इलेक्ट्रोड्स लेंगे, बस उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी। लाइक अगर हम पीछे जाके आपको रिवाइंड करवा दूं यहाँ पर कि यहाँ पे जिंक सल्फेट की सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर, ऐसा नहीं कंसंट्रेशन सेल में करना। यहाँ पे भी जिंक सल्फेट की है तो यहाँ पे भी जिंक सल्फेट की लेनी है, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 मोलर ले लो, यहाँ पे 0.1 मोलर ले लो, सपोज मैं कर रही हूँ ना, जितनी मर्जी ले लें, मतलब एक में कंसंट्रेशन और रखनी है और दूसरी में और रखनी है, और दोनों में सोल्यूशन सेम रखनी है। यहाँ पे भी जिंक सल्फेट, यहाँ पे भी जिंक सल्फेट, यहाँ पे भी जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे भी जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये जो है ऐसे 2 सेल्स होंगे लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, जैसे कि नेम ही शो कर रहा है कंसंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे अकॉर्डिंग टू ली शार्टले प्रिंसिपल। अब लो से हाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है लो कंसंट्रेशन जहाँ पर है हमारे पास जिंक की, सपोज हम करते हैं कि यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन लो है, मतलब यहाँ पे जिंक आयन थोड़े हैं, यहाँ पे जिंक आयन ज़्यादा हैं, तो ये वाले जो जिंक है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जिंक आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर चले जाएंगे। फिर जैसे इसके इधर जाएंगे ये वाला जो है अपने आप को गेन करके जो है कम कर लेगा, यूं कह लें, या फिर अगर नहीं भी कर रहा तो यहाँ पे भी उसके इक्वल हो जाएंगे। ली शार्टर प्रिंसिपल यही है ना कि इक्विलिब्रियम को कोई भी स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है तो वो उसको नलीफाई करे, उसके इफेक्ट को, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए खुद। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंक आयन जो है वो प्रोड्यूस हों और सोल्यूशन में जाए और दोनों में कंसंट्रेशन सेम हो जाए। और ये आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। और ये वाली बात जो नेक्स्ट पॉइंट है ये उससे भी इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना कंसंट्रेशन सेल में वो विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये आप, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। E0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसके लिए 0 होता है क्योंकि जब हम रिएक्शन का हम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं उसका ये फार्मूला होता है E0 इज इक्वल टू E0 जो है कैथोड पे जो है उसका E0 माइनस जो एनोड पे जो भी है उसका E0, इन दोनों को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास कंसंट्रेशन सेल में कैथोड पे भी जिंक होता है, एनोड पे भी जिंक होता है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा। जब उन्हें माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और ऑलवेज आंसर 0 आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन सेल में 0 होता है। फ्यूल सेल भी एक गैल्वेनिक सेल की टाइप है, इसको गैस बैटरी भी कहते हैं, एनर्जी स्टोरेज
डिवाइस है इसकी एफिशिएंसी 75% होती है। ये पॉइंट्स जो याद करने वाले हैं। और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है ये भी एक फ्यूल सेल की ही टाइप है, इसको PAEM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है नर्नेस्ट इक्वेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इक्वेशन ये है E इज इक्वल टू E0 माइनस RT ln/Q/NF। ये फाइनल जो है आपको आपके साथ शेयर की गई, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उस पर कंफ्यूज भी मत होइएगा, इसको आपने ऐसा सच याद कर लेना है। इक्विलिब्रियम पे होता है, हमें पता है Q के इक्वल, ये बार बार मैं पीछे पढ़ा भी आई हूँ। और इक्विलिब्रियम पे E जो है ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडॉक्स पोटेंशियल, तीनों में से कोई भी आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास ज़ीरो होता है ये भी, तो ये ज़ीरो हो गया फैक्टर। तो हमारे पास इसी इक्वेशन में Q की जगह K पुट किया और E की जगह ज़ीरो पुट किया, तो इक्वेशन ये आ गई। अब हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसको सॉल्व किया है। R की वैल्यू को पुट किया, 298 केल्विन टेम्परेचर पुट किया, फराडे की कांस्टेंट की जो वैल्यू है 94850 आई थिंक सो, इतनी, उसको पुट करके सब पुट करके हमने, और ln की जगह 2.303 उसको लॉग में कन्वर्ट करना है ना, ये पुट करके सारा ये फाइनल इक्वेशन, इसको भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा अगर हो सके तो, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, अब ये 3 कंडीशंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये आपने याद रखनी है। अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो जो है 1 से बढ़ जाए, यानी जो K है कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो 1 से ज़्यादा हो, तो E0 जो है वो E से ज़्यादा होगा, डेल G जो है हमारे पास वो नेगेटिव होगा, E0 पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस में होता है? गैल्वेनिक सेल में। तो सेल कौन सा होगा? गैल्वेनिक। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो ज़्यादा है, अगर कम है तो E0 जो है वो कम हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और फिर डेल G की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, E0 की नेगेटिव, और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये किस में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अगर सारे इक्वल हैं, ये भी इक्वल, ये MCQs भी आ जाता है। एट व्हाट कंडीशन E0 इज इक्वल टू E व्हेन K इज इक्वल टू 1 और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेशो इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो है प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होता है, डेल G और E0 की वैल्यूज़ 0 ही कंसीडर की जाती हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने मेमोराइज करने हैं सॉरी। उसके बाद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE भी कहते हैं। जैसे कि इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब इसको हम ना एक स्टैंडर्ड के तौर पे रख लेते हैं, और जो साथ वाला है जिसको हम साथ ले रहे हैं उसका पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। समझ आई बात की? इसको स्टैंडर्ड के तौर पे रख लेते हैं। होता गैल्वेनिक सेल ही है। देखिए आपको शो भी हो रहा है पिक में, 2 ही हमारे पास सेल हैं, उनको बैटरी उससे साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रोड्स हैं, सब कुछ है, तो ये गैल्वेनिक सेल ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक हाइड्रोजन ले लिया, उसको स्टैंडर्ड के तौर पे लेके दूसरा है उसका पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं। दूसरा, चाहे आप यहाँ पे जिंक लिया है, चाहे आप कॉपर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ओके। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी देखना कि जो हाइड्रोजन के वैल्यू होती है वो हम 0 उसको हमने सेट किया होता है, ठीक है। तो हम अब थ्योरी की तरफ चलते हैं कि हाफ सेल होता ही है हाइड्रोजन गैस जो है इलेक्ट्रोड वो डिप 1 मोलर HCl सोल्यूशन में डिप किया होता है। जिंक को जिंक सल्फेट में हम डिप करते थे, कॉपर को कॉपर सल्फेट में। तो हाइड्रोजन वाले में जो SHE है उसमें उसको 1 मोलर HCl सोल्यूशन में डिप करते हैं। और इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास कौन सा होता है? प्लेटिनम जो होता है वायर, वो हमारे पास जो होती है वो इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट कर रही है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाला जो हमारे पास लेफ्ट राइट पे सेल बना हुआ है ये SHE, ये बिहेव कर सकता है एनोड के तौर पे भी और कैथोड के तौर पे भी। ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको कहा ना स्टार्ट में हमने बात की कि कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ज़्यादा होगा वो गेन करने को प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे भी अब जो साथ वाला मेटल लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन, और फिर ये लूज़ करेगा, मतलब ये फिर एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, वो कैथोड के तौर पे। लेकिन यहाँ पे जिंक का कम है तो ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, तो ये कैथोड के तौर पे। मतलब SHE किसी भी इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है साथ वाले पे। इसका जो वोल्टेज है V वो हम टेकन 0 ही हम लेते हैं, कनेक्टेड टू एनी अदर हाफ सेल एंड V विल बिलोंग टू दैट इलेक्ट्रोड। हाँ, किसी भी हाफ सेल से कनेक्ट कर देंगे तो जो V है, जो वोल्टेज आएगा वो उस हाफ सेल का ही होगा, क्योंकि इसका 0 है। इलेक्ट्रोड ओके, ये हमारे पास दूसरी टर्म्स आ गई हैं। और यहाँ पर फिर हमने सारा कनेक्ट करके देखा, यहाँ पे 0.67 वोल्ट आ गया, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल
जिंक का। ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ओके, अब हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडॉक्स पोटेंशियल भी कहते हैं, कि टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ऑफ एन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम रिडॉक्स पोटेंशियल को ही कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड का वर्ड आ गया है तो मतलब यहाँ पे भी टेंडेंसी ही होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, लेकिन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी 1 मोलर सोल्यूशन, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, ये भी आपने ऐसे ही मेमोराइज करने हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, कि फ्री एलिमेंट की फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन जो होता है वो इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन, जितना उस पर चार्ज होता है उतना ही होता है। लाइक Na का है +1, इस तरीके से Cl का नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का हमें पता है वो लूज़ करने को प्रेफर करता है, उसका +1 होता है, लेकिन हाइड्राइड्स भी तो हमने देखे हैं उसमें उसका -1 होता है जब वो कंबाइन हो जाए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है, बट -1 होता है पेरोक्साइड्स में और +2 होता है OF2 में, और -1/2 होता है सुपर ऑक्साइड्स में। ये डिपेंड करता है ना, देखें OF2 में अब ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पेरोक्साइड में अगर हम एग्जांपल लें, पर ऑक्साइड में हाँ H2O2 की आप एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की -1 होगा तभी जाके वो न्यूट्रल बनेगा। -1 × 2 -2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर न्यूट्रल आएगा। तो पर ऑक्साइड में -1 होगी। सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल लें तो हमारे पास आएगी KO2 आएगी, तो यहाँ पर भी पोटाशियम का जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, +1, और फिर O2 का -1/2 होगा, तभी वो कैंसल आउट होके न्यूट्रल होगा। तो ये आपने याद रखने हैं। अब हमें पता है कि 1 ग्रुप के एलिमेंट्स का +1 ही होता है, 2 का +2 ही होता है, हैलोजेंस का जितना भी है -1 होता है। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन न्यूट्रल कंपाउंड, कि अगर कोई न्यूट्रल है तो उसमें उसका सम मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी वो न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने ये बताया कि पेरोक्साइड H2O2 न्यूट्रल है ना, तो उसका सम जो है हमने 0 लेकर आना है, तो यहाँ पर -1 है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में भी न्यूट्रल है तो यहाँ पे -1/2 है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो हमेशा है वो 0 के इक्वल होना चाहिए न्यूट्रल में। लेकिन अगर किसी में कोई चार्ज है तो वहाँ पे सम ऑफ दी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चार्ज के इक्वल होना चाहिए जितना उस पूरे कंपाउंड पे चार्ज है। या आपने ऐसे ही पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, किसी कोई भी पॉइंट MCQs में पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। अगर आपको लेक्चर में किसी भी तरह का आप अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करना चाहें, या आपको लग रहा हो किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यू कैन शेयर इट फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।